कानपुर में जो घटना हुई है, जिस तरह से हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों ने फ़र्ज़ की राह पर अपना बलिदान दिया है, उसके बाद निश्चित तौर पर न सिर्फ पुलिस से जुड़े लोग बल्कि पूरे समाज में एक शोक की लहर है। जनता में भी दुख है इस बात का कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान पुलिस के वहाँ पर इस तरह से शहीद हुए। क्या हमारी रणनीति में कुछ सुधार होना चाहिए या फिर ऐसे जो अपराधी हैं जिनका रिकॉर्ड रहा है कि वो काफ़ी खूंखार रहे हैं, दुर्दांत रहे हैं, उनसे निपटने की जो एसओपी है, जो रणनीति है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब के साथ। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडियन ओपिनियन में। ये जो घटना आपने इस घटना का पूरा जो विवरण आपके सामने आया है और निश्चित तौर पर आपको भी बहुत तकलीफ़ हुई होगी क्योंकि आप मुखिया रहे हैं इस विभाग के और गार्जियन रहे हैं इस विभाग के। क्या देख पा रहे हैं? देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पुलिस में आए दिन दबिशें दी जाती हैं। हम लोगों ने भी बहुत दबिशें दी हैं, एज एएसपी, एज एसपी सिटी, एज एसएसपी, एज डीआईजी, आईजी भी दी हैं और सख्त कार्रवाइयाँ की हैं। पर इस प्रकार के आचरण की उम्मीद कतई भी एक माफिया से नहीं की जाती कि वो इस प्रकार की ताबड़तोड़ गोलियां चलाना पुलिसकर्मियों पर शुरू कर देगा, अपने सर्किल के सीईओ को मार गिराएगा, सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के ऊपर फायरिंग करेगा, उनके असलहे छीन लेगा। ये इसके लिए कोई तैयारी करके इस बात की नहीं जाता है क्योंकि वो ऊंचाई पे थे, पहले से उन्होंने मन बना रखा था। गुंडे हैं, शातिर किस्म के अपराधी हैं, 307 में वांछित था। उसको ये थोड़ा नागवार गुजरा कि पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, बेइज्जती होगी। तो मैंने सुना है कि वो उसकी गिरफ्तारी बहुत ही कम हुई है। शातिर किस्म का अपराधी है और उसके लिंक्स बहुत हैं। वो इधर उधर भूमिगत हो जाता है और फिर उसके बाद सरेंडर कर जाता है और सरेंडर करके वो अपनी बेल भी करा लेता है। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि छोटे छोटे अपराधों वाले अपराधी तो लंबे समय तक जेल में पड़े रहते हैं, पर ये अपराधी जो कि बाहुबल से भी संपन्न है, धन बल भी है इसके पास में, ये अपनी बेल मैनेज कर लेता है और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में घुसपैठ रखता है। जो सत्ताधारी दल होता है उसमें इसकी पकड़ मजबूत रहती है, इसलिए पुलिस भी उसके ऊपर आसानी से हाथ नहीं डाल पाती है। पहले सिस्टम था थानों के टॉप 10 अपराधी, ज़िले के टॉप 10 अपराधी, और उनके ऊपर बाकायदा दबिशें पड़ती थी। ये मेरे ख्याल से इसमें फॉलो नहीं हुआ। अगर समय समय पर दबिश पड़ती रहती, इनके खिलाफ कार्रवाई होती रहती, निरोधात्मक कार्रवाई होती, इनके असलहे बरामद किए गए होते, इनके घर की तलाशी ली जाती, तो पता नहीं कितने कहाँ के दुर्दांत अपराधी मिलते जिनको ये संरक्षण देते हैं। तो ये इतनी बड़ी घटना करने का दुस्साहस नहीं कर सकता था। इस प्रकार की घटना नक्सलाइट्स, टेररिस्ट करते हैं जब वो घिर जाते हैं। 18 पुलिसकर्मी मारे गए थे मिर्ज़ापुर में, मुझे याद है हमारे। उसके बाद मैं समझता हूँ ये यूपी पुलिस के इतिहास में पहली घटना होगी। छविराम वगैरह जो बड़े बड़े गैंग चले हैं, लाला राम, कभी भी पुलिस के ऊपर अटैक नहीं करते थे। उन्हें पता चलता था कि बीहड़ में पुलिस आ रही है तो हट जाते थे। अनार सिंह था जो कि एक घात लगा के हमला करता था और पुलिस वालों की हत्या करता था। ऐसे अपराधी गैंग ज़्यादा समय बचे भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि उसी अंजाम तक ये भी शीघ्र पहुँचेगा। और यूपी पुलिस ने जो कानपुर की पुलिस ने 2 अपराधियों को मारा है, इसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। पर अभी तो मतलब एक शुरुआत हुई है, इसका बड़ा गैंग है, पूरे को नेस्तनाबूद करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल हर प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस को मुक्त करते हुए टीमों का गठन कर दें। बहुत बड़े धनराशि का इनाम इन सब अपराधियों के ऊपर घोषित किया जाए। और जिस प्रकार से एंटी डकैती ऑपरेशंस चलते थे बीहड़ में पहले, छविराम, लाला राम, अनार सिंह, इन सब के समय में उसी प्रकार का एक पूरा एंटी डकैती ऑपरेशन चलाया जाए। उसके बहुत से पहलू होते हैं, कौन शरण देने वाले हैं, किन से संबंध हैं, कहाँ कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, कौन कौन मित्र हैं, कौन कौन असलहे प्रोवाइड करते हैं, कौन से इनके पास में वाहन हैं, उनके नंबर, कितने मोबाइल्स चल रहे हैं, कितने मोबाइल हैं जो सर्विलांस पे लेने पड़ेंगे। ये सब कार्रवाई होनी चाहिए और ये बड़ा दुखद होगा अगर ये फिर कोर्ट में सरेंडर करने में सफल हो जाता है। ये सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जैसे अभियान पूर्व में चलता था,
इधर पिछले 2 दशकों में पुलिसिंग में बड़ा परिवर्तन आया है और पुलिस जो है वो अब सख्त पुलिसिंग की बजाय प्रबंधन करने लगी है। सरकार भी पुलिस से अपेक्षा करती है कि पुलिस जो है चीज़ों को बहुत नियंत्रण में रखे, यूज़ ऑफ फोर्स, यूज़ ऑफ पावर कम से कम करे। और ये जो नीति है काफ़ी डिफेंसिव नीति भी हम इसे कह सकते हैं, ढुलमुल भी कह सकते हैं। हमारे बहुत से ऑफिसर्स ने इसकी कीमत चुकाई है। मथुरा का कांड हमें याद है, प्रतापगढ़ का कांड हमें याद है। यूपी में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जब हमारे ऑफिसर्स ने ड्यूटी पर गए और अचानक उन पर हमला हो गया और उन्होंने वहां पर ज़्यादा कैजुअल्टीज़ न हो इसलिए उन्होंने फायर नहीं किया, वो हमला भी झेल गए, अपनी जान भी गंवाई उन्होंने। तो जो आपने बताया कि जैसे एंटी डकैती ऑपरेशंस चलते थे, अभी जो हमने ये दृश्य देखा है, कहा जा रहा है कि उनके पास ऑटोमेटिक असलहे भी थे, जिस तरह से ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस के फायर पावर से ज़्यादा अगर सक्षम अपराधी हो जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स इतने डेवलप हो जाएंगे, कोर्ट्स में भी उन्हें रिलीफ मिल जाएगी, एडवोकेट्स का नेक्सस है उनके पास, नेताओं का नेक्सस है उनके पास, तो जनता असुरक्षित हो जाएगी। और बिल्कुल आपने ये सही कहा कि मुख्यमंत्री को इसमें एक सख्त आदेश जारी करना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पुलिस की अपनी जो डिपार्टमेंटल लीडरशिप है, चाहे हमारे डीजी साहब हों, चाहे हमारे प्रमुख सचिव गृह हों, या फिर हम मुख्यमंत्री जी की ही बात करें, कहीं ना कहीं इन ऐसी घटनाओं के बाद ही नहीं, सामान्य परिस्थितियों में भी पुलिस को आवश्यकता अनुसार आक्रामक होने का अधिकार देने की ज़रूरत है? कोई अधिकार देने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस के पास अपने अधिकार हैं। हमने कभी कोई अधिकारों की मांग नहीं की। अगर कोई अपराधी है आपके क्षेत्र का, दुर्दांत अपराधी है, तो इसके लिए किसी भी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। आपको पॉलिटिकल अपोजिशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में घुसपैठ रखते हैं। उनके जो पिट्ठू हैं, कुछ पुलिस वाले हैं, वो भी उनको उसी थाने में आसपास ही तैनात रखते हैं, जिससे कि उन तक सूचनाएं पहुंचती रहती हैं। घटना में भी कहा जा रहा है कि हाँ, शायद इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, इसीलिए वो लोग छतों पर तैयारी करके बैठ गए। पूरी तैयारी थी, उसने पूरा मोर्चा बना रखा था। उसे पता था कि कब सीओ और इंस्पेक्टर एसओ, कब सब इंस्पेक्टर्स, पूरी टीम रवाना हुई है। गद्दारों को भी उनकी भी पहचान करके उन्हें भी कड़ी सजा दी जाए। बिल्कुल देनी चाहिए, उनको भी यही सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, जेल जाने चाहिए। और ऐसे जितने पुराने पुलिसकर्मी उस क्षेत्र में तैनात हैं, कानपुर नगर है, गाज़ियाबाद है, नोएडा है, ये गढ़ बन गए हैं और उन्हीं में रहना चाहते हैं और घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। ये राजनीतिक सिफारिश हर दल में लगवा लेते हैं। ये बहुत एक गलत वो है। जिस तरह से आईपीएस के ट्रांसफ़र्स होते हैं एक ज़िले से दूसरे ज़िले, उस तरीके से इनके भी ट्रांसफ़र्स होने चाहिए। समय पूरा होने पे 3 साल की अवधि है, किसी की 6 साल की अवधि है, आप उसको हटाइए वहाँ से। वरना वो लैंड ग्रैबिंग में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट वगैरह में, यही सब आजकल धंधे रह गए हैं पैसा कमाने के। लैंड माइनिंग नंबर 1 धंधा है, लैंड ग्रैबिंग है, ये सब रियल एस्टेट है, यही सब काम ये लोग करते हैं। यही ये सब कर रहा था और इसके प्रॉफिट्स ये लोग नेताओं के साथ शेयर करते हैं, कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को भी देते हैं। पर यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, पूरे यूपी पुलिस का मनोबल तोड़ने वाली है, यूपी के निवासियों का भी मनोबल तोड़ने वाली है, पूरे प्रदेश की छवि इससे ख़राब हुई है। और 1 हफ्ते के अंदर इसमें इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि वो नज़ीर बने सबके लिए कि हाँ, इसने ऐसा किया था। पूरे यूपी में मैं अपेक्षा करूँगा कि डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर पूरे में अभियान चलाएंगे सारे अपराधियों के खिलाफ। ये नहीं कि छोटे छोटे अपराधियों को हम बंद करते रहें और बड़े बड़े अपराधी जो हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहें, उससे लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव नहीं होगा। और इधर तो अच्छा चल रहा था, मेरा ये मानना था कि सख्ती हो रही है और योगी जी स्वयं में एक कड़क, सक्षम, एक मैं उनको बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री मानता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे लोगों पे बड़े बड़े रिवार्ड्स डिक्लेयर किए जाएं। उनकी सारे पुराने केसेस में जो ज़मानत पे हैं सब में उनकी ज़मानतें निरस्त कराई जाएं, पूरे गैंग चार्ट्स बने और गैंग चार्ट्स बनकर पूरा एक सिस्टमेटिक अभियान पूरी अपनी परिणति तक पहुँचे, जब तक कि इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त ना कर दें। सेक्शन 14 गैंगस्टर्स एक्ट का जो है वो कहता है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को आप जब्त कर सकते हैं, उसकी नीलामी तक हो सकती है। ये सब कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और किस लिए बने हैं एक्ट्स, कौन रोक रहा है आपको? ये सब कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ पब्लिक से भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जब उनको विश्वास जागृत होगा कि पुलिस मीन्स बिजनेस, वो ये सख्त कार्रवाई करना चाहती है। तो जो इनके बहुत से दुश्मन हैं वो आपको खुद ही आपको वो सब सूचना देने लगेंगे कि ये फला जगह है, फला जगह है। पर ये इस घटना पे चुप नहीं बैठना चाहिए। ये नहीं कि सरेंडर किया, हमने सोचा कि चलो अब चार्जशीट लगा दी, केस में ख़त्म हो गया।
नहीं, इसको बिल्कुल इसकी परिणति तक ले जाने की आवश्यकता है। हर पुराने केस में इसकी बेल कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि इसने इतनी बड़ी घटना की है, हथियार लूटे हैं, पुलिसकर्मियों की हत्या की, इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती प्रदेश के इतिहास में। तो बिल्कुल एक ऐसा होना चाहिए कि नज़ीर बने बिल्कुल कि पुलिस ने ऐसा किया था, हाथ उठाया था पुलिस के ऊपर। पहले यही होता था कि अगर पुलिस पे हाथ उठाया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, ये पहले धारणा थी और इस धारणा पे कायम रहना चाहिए यूपी पुलिस को। निश्चित तौर पर डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब ने जो बात कही है केजन साहब ने, वो गौर करने वाली बात है। कहीं ना कहीं लापरवाहियां हुई हैं, तमाम जो घटनाएं पूर्व में हुई हैं उनसे अगर सीख लेकर कठोर कार्रवाई की जाती, वेल प्लानिंग के तहत एक कार्रवाई की जाती, जितने ऐसे अपराधी हैं उनके हाइड आउट्स के बारे में पता करके एक प्लान्ड वे में उनके जो भी सपोर्टर्स हैं उनको जो शरण देते हैं, चाहे वो सफ़ेद पोश हों चाहे पुलिस में छिपे हुए गद्दार हों, उनका पता लगाकर यदि कठोर कार्रवाई की गई होती तो इस तरह की स्थितियां न पैदा होती और पूरे देश में यूपी पुलिस की जो छवि है, सरकार की जो छवि है, उसको भी धक्का लगा है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नज़ीर बनेगी और हमारे जवान, हमारे अफसर सुरक्षित रहकर अपनी ड्यूटी निभा सकें और अपराधियों को ऐसा पाठ पढ़ाएं कि वो दोबारा ऐसा दुस्साहस न करें। लखनऊ से द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।